स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कोर्स में। सब्जेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट, लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 4 है। आइए कंटेंट्स में देखें। आइडियल ट्रांसफार्मर, क्रिटिकल ट्रांसफार्मर, फेजर्स, इफिशिएंसी, आरडी इफिशिएंसी। आइडियल ट्रांसफार्मर को डिफाइन करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, वो आइए हम देखते हैं। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव जीरो रेजिस्टेंस, मींस जो प्राइमरी साइड R1, सेकेंडरी साइड R2 रेजिस्टेंस वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जब जीरो होंगे तो उसकी वजह से कोई लॉस नहीं हो, कोई पावर लॉस नहीं होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा, नो लीकेज फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स जो होता है वो लीक नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या है, कोर हैज इनफिनाइट परमेबिलिटी। कोर हैज इनफिनाइट परमेबिलिटी मींस म्यू क्या है, इनफिनाइट। इनफिनाइट जब म्यू हो जाएगा तो आई नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। आई नॉट क्या है, नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट। और फोर्थ है, कोर लॉस इज कंसीडर्ड जीरो। कोर में जो भी लॉस होते हैं वो जीरो होंगे। जब इतना चीज हम ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि इफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर 100%, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं। जितना हम दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट मिल रहा है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो फ्लक्स हम जानते हैं कि एमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है, तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आई नॉट। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई नॉट क्या है, एक्साइटिंग करंट, अपॉन यस, यस क्या है, रिलक्टेंस। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, एन आई नॉट इक्वल टू फाई इंटू एस। तो फाई नॉट क्या हो सकता है, इक्वल टू फाई अपॉन एन इंटू एल अपॉन म्यू ए। यहाँ पे रिलक्टेंस जहाँ हमने उसकी फार्मूला रख दिया, एल अपॉन म्यू ए। एल क्या है, लेंथ है, म्यू क्या है, परमेबिलिटी है, ए एरिया है। तो म्यू जब इन्फिनिटी है तो आई नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई नॉट जीरो हो गया मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही हमारा कोर क्या हो रहा है, एक्साइट हो जा रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है। नेक्स्ट, एमएम बैलेंस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे एमएम बैलेंस हम देखें, जब आई नॉट वहां जीरो हो गया तो आई नॉट तो टर्म आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे है N1 I1 माइनस N2 I2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इसको फर्दर इक्वेट करेंगे, N1 I1 इक्वल टू N2 I2। N1 नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी, I1 करंट प्राइमरी का है, N2 सेकेंडरी का टर्न है, I2 सेकेंडरी का करंट है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, I1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2, जो कि हमने टर्न रेशियो देखा था, ये V1 अपॉन V2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो वहां से ये चीज क्या हो जाएगा, ए यहाँ रख सकते हैं, I1 इक्वल टू I2 अपॉन ए इक्वल टू I2 डैश होगा यहाँ, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें दिया है आइडियल ट्रांसफार्मर का लैगिंग लोड के साथ फेजर डायग्राम। हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो लीड करता है 5 से 90 डिग्री, इसलिए ये चीज ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये V2 E2 है उसी डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमने जब ईएमएफ का इक्वेशन निकाला था, डिराइव किया था, तो वहां पे E इक्वल टू प्लस लेके चले थे डी लैम्डा बाई डी टी। तो प्लस लेके चले थे इसलिए उसी डायरेक्शन में, अगर नहीं माइनस लेके चलते तो E2 V2 नीचे आ जाता, ठीक है। और उससे कुछ डिग्री से, कुछ फाई से हमारा I2 लैग कर रहा है। यहाँ I1 इक्वल टू I2 अपॉन ए हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो I1 की वजह से जो φ1 एंगल आ रहा है और I2 की वजह से φ2 एंगल आ रहा है। ये है बेसिकली फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स को क्या होंगे, एक्चुअली उसमें सब लॉस होंगे जो वहां पे हमने आइडियल में देखा, जितना अजम्पशन लिया वो सब नहीं होंगे। रेजिस्टेंस भी होगा, लॉस भी होगा, लीकेज भी होगा और लॉस भी होंगे, और हमारा परमेबिलिटी जो है वो इनफिनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आई नॉट आ जाएगा, N1 I1 minus N2 I2 equal to N1 I naught. N1 I1 equal to N1 I naught plus N2 I2। ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो I1 equal to I2 upon A plus I naught, यहाँ एक ये ऐड हो गया I naught, क्योंकि यहाँ एक्साइटिंग करंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक हमने ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने इसी के हिसाब से आगे हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, V1 हमने जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, I1 करंट यहाँ से चला, R1 और JX1 हो गया, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हुआ वो वोल्टेज E1, और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड हुआ वोल्टेज E2, और I2 करंट जो लोड की तरफ जा रहा है JX2 R2, और जो हमारा लोड की तरफ जो वोल्टेज है V2 वो चीज है। तो हम चीज यहाँ से लिखा E2 इक्वल टू V2 प्लस R2 I2 प्लस JI2X2, ये लिख सकते हैं, ये चीज आ गया।
फिर हम जानते हैं E1 अपॉन E2 इक्वल टू ए होता है, तो E1 इक्वल टू ए I2 लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे हमने जब ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें E1 मिल गया। फिर I1 क्या होता है ये भी हमने अभी निकाला था, I1 क्या हो जाएगा I2 अपॉन ए प्लस I0 हो जाएगा। जब I1 हमें निकल, क्योंकि I1 जो होता है वो क्या होगा, वो ट्रांसफार्मर सप्लाईज वही करंट लेगा जो रिक्वायरमेंट होगी, लोड जो लेगा और जो हमारा कोर लेगा, वही दो करंट आएगा, तो वही दो करंट यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। फिर फर्दर इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। तो फर्दर इसको हमने ये सॉल्व कर लिया तो ये हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए फेजर्स। बेसिकली हम यहाँ IC क्या होता है, कोर लॉस कंपोनेंट, I5 क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम I0 cos फाई लिखते हैं, इसको I0 sin फाई लिखते हैं, ठीक है। तो I0 क्या होता है, नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट। यहाँ पे हम जानते हैं कि EMF जो होता है हमारा वो 90 डिग्री से लीड करता है फ्लक्स से, ये चीज बना दे। और मैग्नेटाइजिंग जो होता है हमारा फाई उसी के फेज में रहता है I0 करंट, क्यों मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मैग्नेटाइज कर रहा है तो उसी फेज में होगा। और हमारा जो लॉस कंपोनेंट है, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड करता है कोर लॉस, वो वोल्टेज की फेज में आ जाएगा, तो उसको हम I0 उसको लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि I2 ड्रॉ कर दिया, कुछ 5 डिग्री से मान लो ये लैग कर रहा है E1 से E2 से, ठीक है। यहाँ पे इससे इस वाले से लैग कर रहा है, और IC और I5 मिला देंगे, दोनों को ज्वाइन जब कर देंगे यहाँ वेक्टर से जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जो करंट मिलेगा वो क्या होता है I0 क्या होता है, नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट। I0 को और I2 बाई A जो कि पीछे हमने निकाला था, ये दोनों चीज जोड़ेंगे तो I1 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ किया, I1 आ गया, दोनों जोड़ दिए वेक्टर से I1 आ गया। तो यही बेसिक जो है यहाँ पे ये फेजर है। और एक चीज देखते हैं हम लोग कि यहाँ कुछ लीक कर रहा है फ्लक्स L1, उसकी वजह से एक EMF जनरेट हो जाएगा, लीकेज EMF जो कहते हैं EL1। वैसे है कि फाई L2 लीक करेगा तो EL2 भी एक फेजर आ जाएगा, एक वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये फेजर ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्लीट फेजर स्टेप डाउन लैगिंग। अब कंप्लीट फेजर में हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा था, यहां से ये चीज को हम ड्रॉ करेंगे, ये चीज को ड्रॉ करेंगे, फिर ये ड्रॉ करेंगे, तो हमारा लैगिंग के हिसाब से तो कंप्लीट हो जाएगा फेजर। तो आइए हम देखते हैं, जैसे V2 था, सेकेंडरी साइड V2 ड्रॉ किया, अब V2 कुछ डिग्री फाई 2 मान लो, ये I2 लैग कर रहा है, ठीक है। तो I2 ये है, I2 के ही पैरेलल हमने I2 R2 खींच लिया, और इसी के 90 डिग्री, क्योंकि J लगा है, J मीन्स 90 डिग्री का शिफ्ट देता है, तो 90 डिग्री इससे हमने खींचा जब एक लाइन, तो J I2 X2 बन गया। अब इसको हमने जोड़ा तो E2 आ गया, जैसा कि हमने यहाँ देखा V2 प्लस I2 R2 प्लस ये चीज जोड़ेंगे तो E2 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर हमने जोड़ा तो I2 और Z2 आ गया, और यहाँ पे एक एंगल थीटा 2 बन गया, थीटा 2, ठीक है, क्योंकि फाई यहाँ ले रहे हैं हम, तो फाई वहां नहीं ले सकते, फाई ये ले रहे हैं, ठीक है। फिर E1 क्या है, E1 है A इंटू E2, थोड़ा सा बढ़ जाएगी वैल्यू, तो थोड़ा बढ़ा लिया हमने E1 के लिए, ठीक है, बढ़ा लिया, E1 मिल गया। अब E1 से यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लैगिंग हमारा I0 भी है, यहाँ I0 और I2 बाई 2 दोनों को जब मिलाएंगे तब जाके हमें I1 मिलेगा, जो कि हमने पीछे देखा है, ये वाला, ये जब दोनों मिलाएंगे तो I1 मिल जाएगा। तो I1 जब मिला हमें, यहाँ पे ये I1, इसी के पैरेलल में हमने एक लाइन खींची I1 R1, और इससे 90 डिग्री हमने खींच ली J I1 X1, और इसको जब मिलाया हमने तो क्या पाया, V1
हमको V1 मिल गया, जो कि ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये कंप्लीट हमारा हो गया फिगर। और यहाँ फाई एंगल, फाई वन क्या होता है, एंगल V1 और I1 के बीच में, जो कि फेज वोल्टेज एंड करंट होते हैं। ऐसे ही फाई टू हो गया, फाई टू किसके बीच में, V2 और हाँ V2 और I2 के बीच में हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक फ्लक्स ये दिखाया है, फ्लक्स भी है, ठीक है। ये चीज है, ये हमारा हो गया कंप्लीट फेजर स्टेप डाउन लैगिंग का, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डाउन मोड लीडिंग पावर फैक्टर, जो कि हम देख सकते हैं कि किसका है, जब लीडिंग होगा। आप लीडिंग में कैसे कर सकते हैं, जैसे V2 हमने ड्रॉ किया पहले ये, और कुछ लीड कर रहा होगा हमारा I2, और I0 तो लैगिंग ही करेगा, लैग ही करेगा, क्योंकि वो इंडक्टिव है, इंडक्टिव नेचर है। फ्लक्स हमारा कैसा है, इंडक्टिव है, मैग्नेटिक है, तो वो लैग ही करेगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल हमने I2 R2 खींचा, उससे 90 डिग्री पे हमने खींच लिया J I2 X2, और उसको जोड़ा जब, तो हमें मिल गया E2 मिल गया, ठीक है, E2 मिल गया, ठीक है, E2 मिल गया। फिर यहां से E2 से हमने E1 निकाल लिया, और यहां पे हमने देखा दोनों जब वेक्टर जोड़ा I1 आया, I1 के डायरेक्शन में I1 R1 खींचा, और उससे 90 डिग्री पे I1 और X1 खींच लिया, और यहां से जोड़ दिया इसको P1। तो यहाँ पे एक एंगल आ गया φ1, जो कि एंगल किसके बीच, V1 और I1 के बीच में है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा एंगल है V2 और I2, ये सब जो एंगल होते हैं ये फेज वोल्टेज फेज करंट के बीच में होते हैं। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि करंट को हम कितना लीड करा सकते हैं, कितने एंगल तक। ऐसा तो है नहीं कि कराते चले जाए जितना मन उतना, 180 तक करा ले जाए, तो कितना करा सकते हैं, इसका आप हमें थोड़ा कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या रीजन हो सकता है। और नहीं अगर आप बता पाएंगे तो हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, व्हाट इज इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूजफुल पावर आउटपुट टू द इनपुट पावर। थस इफिशियंसी कैन बी रिटन एज आउटपुट अपॉन इनपुट। मींस जो हमने आउटपुट पाया और इनपुट पे जो हमने दिया था उसको हम कैलकुलेट करें, अगर डिवाइड करें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमें जो है इफिशियंसी हमारी रही। मान लीजिए जितना हमने भेजा उतना ही हमने पाया, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 100%। बट हमेशा हमारी जो मशीन्स होती हैं 100% इफिशियंट नहीं होती, इसलिए देयर इज सम लॉसेस। उसकी वजह से क्या होता है कि इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन द रेंज ऑफ 96 to 99% होता है। इफिशियंसी अच्छी होती है ट्रांसफार्मर की। The best and accurate method of determining efficiency would be find the loss from the open circuit and short circuit test। आप शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट से निकाल लीजिए लॉसेस, और उसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, और फार्मूला फर्दर जो आता है उसमें पुट कर दीजिए, आप निकाल लेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट जो आया, इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है आउटपुट पे जो भेजा प्लस जो लॉसेज हुए, तो वो चीज उसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस लॉस अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये चीज हो जाएगा इफिशियंसी का फार्मूला। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लोड एंड लोड पावर फैक्टर। इफिशियंसी क्या इफेक्ट होता है, जैसे आयरन लॉस जो होता है वो जो होता है डिपेंड करता है किस पे, V1 सप्लाई वोल्टेज और E1 जो इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है अगर कांस्टेंट ही होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है, लोड चेंज होता है, उसकी वजह से लोड करंट चेंज होता है, ठीक है। तो ये एक बार हमने अगर कांस्टेंट रख दिया तो हमारा कोर लॉस जो होता है वो तो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बट कॉपर लॉस जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड करता है। तो वहां से हम कॉपर लॉस निकाल सकते हैं दोनों वाइंडिंग का, PC I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। तो फर्दर इसको हम अगर जब हम एक सर्किट सॉल्व करते हैं, तो जब हम
इक्वेट करते हैं, जब हम कोर वाले को सेकेंडरी कोर को हम ले जाते हैं प्राइमरी साइड एकदम, और R1 को आगे रख कर देते हैं R2 के साथ, तो वहां पे जो है I2 करंट होता है, R1 इक्विवेलेंट जो होता है वहां पे R1 डैश प्लस R2 हो जाता है। तो वहां से हम ये चीज भी लिख सकते हैं कि I2 स्क्वायर R2 इक्विवेलेंट, ठीक है। वेयर R2 क्या है, resistance referred to the secondary side, thus it is found that the copper loss vary with the square of the load current। तो लोड करंट के स्क्वायर से वैरी करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, फिर हम ट्रांसफार्मर आउटपुट। ट्रांसफार्मर आउटपुट क्या होता है, P0 V2 I2 cos phi 2, ठीक है। तो cos phi 2 क्या है, लोड का पावर फैक्टर है, लोड जो होगा उसमें उसके हिसाब से वो पावर फैक्टर आएगा। तो एफिशिएंसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं भाई, आउटपुट अपॉन क्या होता है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट ये हो जाएगा V2 I2 cos phi 2 अपॉन V2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस, लॉसेस क्या है PI प्लस I स्क्वायर 2 R इक्विवेलेंट। तो ये क्या है, PI क्या है, जो कि हमारा आयरन लॉस, कोर लॉस है, और वो दूसरा वाला जो है वो है हमारा कॉपर लॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें सब वैल्यू पुट करेंगे तो इससे एफिशिएंसी आती है। वेयर V2 इज द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। V2 क्या है, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज जो कि हम लोड साइड पाते हैं, ठीक है। It varies slightly with the load, but the variation is so small, about 3 to 5%, that it can be neglected for the computing efficiency। efficiency जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में V2 अगर दिया है वही ले लेते हैं। ऐसा लोड चेंज होता है लेकिन वो वेरी होता है, लेकिन उतना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग एक एफिशिएंसी फार्मूला क्या पा जाते हैं कि हम डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे दोनों साइड I2 से डिवाइड कर देंगे, तो V2 ऊपर बचेगा V2 cos phi 2 और नीचे V2 cos phi 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I स्क्वायर R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको और हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी जो हमारा कॉपर लॉस है वो कोर लॉस होता है, उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉपर लॉस को कोर लॉस के बराबर क्यों किया गया, कॉपर लॉस को क्यों नहीं कोर लॉस को क्यों नहीं कॉपर लॉस के बराबर किया गया, इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट में। It means that the efficiency is maximum at a load when the copper loss, that is variable loss, equal the core loss, constant loss, thus for maximum efficiency। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की यही कंडीशन होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हम तभी पाएंगे जब कॉपर लॉस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा कोर लॉस के, ठीक है। तो इसकी वजह से फर्दर और हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, I2 स्क्वायर इक्वल PI अपॉन R इक्विवेलेंट, डिवाइडिंग बोथ द साइड, डिवाइड कर देते हैं I2 स्क्वायर बाई FL से, फुल लोड से, फुल लोड पे जो करंट होगा। तो फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I2 अपॉन I2 FL का होल स्क्वायर PI अपॉन IFL स्क्वायर R इक्विवेलेंट इक्वल टू K स्क्वायर। तो K को हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे अंडर रूट PI अपॉन PC क्या है, कॉपर लोड फुल लोड पे, तो K इक्वल टू I2 अपॉन I2 FL फुल लोड पे करंट, ठीक है। और PC फुल लोड कॉपर लॉस होता है, ठीक है, PC FL। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रेटेड V2 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों को, V2 I2 अपॉन V2 I2 FL आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि thus maximum efficiency is given at a load K V2 I2 FL और K S2 लिख सकते हैं, या where K S2 is VA में हो सकता है, K VA में हो सकता है। अब K VM भी हो सकता है, VM भी हो सकता है, रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वो तो डिपेंड करेगा। एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब उसको कैसे दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो उसकी जहाँ हो जाता है वही K से क्या होगा, K से किलो मीन्स 1000, K मीन्स वो S2 क्या हो गया मीन्स V2 I2, ठीक है, और cos phi 2 अपॉन K S2 cos थीटा 2 प्लस 2 PI क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि
मैक्सिमम एफिशिएंसी में कॉपर लॉस इक्वल टू कोर लॉस हो जाता है, इसलिए 2pi डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर used for bulk power transmission are operated near about full load at all time and therefore designed to have maximum efficiency at full load. यहाँ पे कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा फुल लोड पे चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पावर पे काम करते हैं, हमेशा हम इस पे फुल लोड रहता ही रहता है। On the other hand, distribution transformer supply load which vary over the day through a wide range. ठीक है, तो और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे घर के पास लगे होते हैं, वो उस पे क्या होता है, लोड वेरी करता रहता है, लोड चेंज होता रहता है, तो उसको हम लोग जो है डिजाइन करते हैं टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4 ऑफ द लोड। 3/4 ऑफ द लोड अराउंड 70% ऑफ द लोड उसको हम चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम कर्व ग्राफ देख लेते हैं। ये कर्व जो आ रहे हैं इफिशिएंसी अपॉन लोड करंट, तो देखिए जब यहाँ पे इफिशिएंसी जो है क्या है, 0 है, मींस 0 होने का मतलब क्या है कि रिएक्टिव लोड मींस cos phi इक्वल टू 0। और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे मैक्सिमम इफिशिएंसी यहाँ पा रहे हैं, तो पावर फैक्टर जब हमारा 1 है, पावर फैक्टर जब अच्छा है तो हमारा क्या है, मैक्सिमम पा रहे हैं एफिशिएंसी। पावर फैक्टर कम हुआ, थोड़ा और कम हो गया एफिशिएंसी, पावर फैक्टर और गंदा हुआ और नीचे चले गए एफिशिएंसी। तो ये चीज ऐसे से वेरी करता है। नेक्स्ट है ऑल डे एनर्जी एफिशिएंसी। तो बाय डेफिनेशन इसको हम डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी ऑल डे इक्वल टू आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर अपॉन इनपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर। तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट में किलोवाट इन 24 आवर, क्या आउटपुट पे हम पाए 24 आवर में, और इनपुट में कितना हम पाए किलोवाट आवर, इनपुट में कितना दिया उसको हम देख लें तो हम ऑल डे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 24 घंटे के लिए निकालते हैं, 24 घंटा हम पूरा आउटपुट पे देखेंगे, मेजर करेंगे और इनपुट हमने कितना दिया उससे डिवाइड करेंगे, निकल आएगा। और फर्दर इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर अपॉन आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स प्लस पीसीयू किलोवाट आवर इन 24 आवर। पीसीयू क्या, कॉपर लॉस 24 आवर, और पीआई मींस आयरन लॉस, कोर लॉस किलोवाट आवर इन 24 आवर। और अगर हमने पीआई अगर 1 आवर का भी निकाल लिया तो फर्दर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो 24 से इंटू कर देंगे तो वो वहां से निकाल सकते हैं। तो ये चीज है, आज की क्लास में इतना ही आज हम करेंगे। अगली क्लास में हम वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे, और आप लोग इसको पढ़िए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइएगा। ओके, थैंक यू।